जी, सभी को नमस्कार। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगतम धाराय मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सभी को नमस्कार। गुरुभ्यो नमः। आशा करता हूँ कि मेरा साउंड सभी को सुनाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। साउंड और ये दोनों ही क्लियर है। जी गुरु जी। तो आज हम जो मैं आपको कल दिखाना चाह रहा था, आज मैं उसी के साथ हम कल के विषय पे ही आज चर्चा करेंगे। कुछ नया विषय भी पढ़ेंगे। तो पहले मैं कल के विषय के बारे में ही चर्चा करूंगा। यहाँ मेरे पास एक स्लाइड है, गुरु जी की है ये भी। तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। यहाँ पे देखिए, जैसे जो हमारा विषय है उसी के ऊपर ये बना हुआ है। तो जैसे नक्षत्र प्रकरण आप देख पा रहे होंगे सभी। तो इसको आप ज़ूम करके भी देख सकते हो अपने फ़ोन पर। अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे बड़ा भी आप कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन है बड़ा करने का। तो 27 जो नक्षत्र है उनके ऊपर चर्चा की थी हमने कल भी। उसके बाद नक्षत्रों का जो चरण विभाग है उनपे, और उनके अधिपति और नक्षत्र का विभाग जो है ये सब, और उसके आगे राशि वाला आएगा। राशि 12 राशियां, उनके अधिपति और ग्रह, उनके उच्च नीच आएंगे। काल पुरुष के अंग में कौन सी राशि कहाँ विराजमान होती है। पर हम उतना आगे नहीं जाके अभी हम ऊपर वाले विषय को ही देखते हैं। जो नक्षत्र का विषय आप देख पा रहे हैं, जो ये पहली लाइन है, इसी को हम डिस्कस करेंगे अभी। मैंने आपसे कल भी कहा था, इस पेज को आप देखिए। यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है नक्षत्र के बारे में, ना अक्षरति गच्छति इति नक्षत्रम। तो जिसका अक्षर ना हो उसे नक्षत्र कहते हैं। और ये 27 और अभिजीत के साथ इनकी संख्या 28 होती है। और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। और नक्षत्र का मान है 13 अंश 20 कला। और ये इसके पीछे मैं वापिस आता हूँ अभी पीछे वाली स्लाइड पे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने कल भी पढ़ा था। ये जो ऊपर यहाँ पे श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। नहीं तो ये नीचे को लिखे हुए हैं, इस तरह से यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे अश्वनी, अश्वनी कुमारऊ, भरणी के यमः, कृतिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशिरा के चंद्रमा, आद्रा के रुद्र, पुनर्वसु के अदिति, पुष्य के गुरु, आश्लेषा के सर्प, मघा के पित्र, और पूर्वा फाल्गुनी के भग, या इसके प्रायवाची यहाँ दिया हुआ है सूर्य। उत्तरा फाल्गुनी के अरेमा, यहाँ पे भी सूर्य है। और हस्त के रवि, चित्रा के त्वष्टा, स्वाति जो नक्षत्र है, आपको इनको एक क्रम से याद रखना है। यहाँ पे जो संख्या दी है इसी क्रम में इनको याद रखना है, 1 2 3 4 5 करके जो क्रम है। यहाँ से लेकर ये 28, यहाँ पर जो 21 नंबर है उसके नीचे अभिजीत नक्षत्र है। तो ये 21 और 23 नंबर जो नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा और श्रवण, इसके बीच में अभिजीत नक्षत्र है। तो वहां पर वो बनता है। और उसका पूर्ण जो एक मान बताया है वो है 15 घटी। वो कैसे होता है वो हम आगे बात करेंगे। पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ एक बार पूरा। अभी आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। यहाँ पे हम पहुंचे थे अभी चित्रा के पास। चित्रा के त्वष्टा है स्वाति की वायु, विशाखा के अग्नि या इंद्र, ये 2 बताए गए हैं। अनुराधा के मित्र सूर्य के, उनको भी सूर्य कहा गया है। ज्येष्ठा के इंद्र है। इसके बाद आगे है मूला के नृति, पूर्वाषाढ़ा के जलम, उत्तराषाढ़ा के विश्वदेव, अभिजीत के ब्रह्मा, श्रवण के विष्णु, धनिष्ठा के अष्टवसु, शतभिषा के करुण, पूर्व भाद्रपद के अजपाद, उत्तर भाद्रपद के अनिर्बुधन्य, और रेवती नक्षत्र के पूखा। तो ये जो लास्ट के 5 नक्षत्र हैं, जहाँ पे ये कलर भी ग्रीन जैसा कलर जो एरो बना हुआ है, इन पांचों नक्षत्र को
पंचक संख्या भी इन नक्षत्रों को दी गई है। जो पांच लास्ट के जो पांच नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, इनको इनमें पंचक इन्हें पंचक नक्षत्र कहा गया है। इन पांचों की संज्ञा पंचक नक्षत्र की भी है, तो इसलिए इनको एक अलग यहाँ पे एक कलर देके समझाया गया है यहाँ पे। फिर इसके अगले हम अगले वाली स्लाइड में आते हैं। अब नक्षत्र के विभाग बताए गए हैं, जो हम कल भी मैंने आपको बताया था कि इनकी संज्ञाएं हैं। चर स्थिर है, और ध्रुव संज्ञक है, स्थिर है, चर है, चल भी कहते हैं, चर भी, और ध्रुव भी है, स्थिर उसको स्थिर भी कहा जाता है। जो चर है उसे चल भी कहा जाता है। जो मिश्र है उसे साधारण भी कहा जाता है। क्षिप्र है उसे लघु भी कहा जाता है। जो मृदु संज्ञक है उसे मैत्र भी कहा जाता है। तीक्ष्ण है उसे दारुण भी कहा जाता है। आदि विभाग इस प्रकार से बनाए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पहला जो है, अगर रविवार के दिन ये उत्तराफाटिनो, उत्तरा नक्षत्र, जो उत्तर से मतलब है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तर भाद्रपद, ये तीनों नक्षत्र अगर रविवार के दिन पड़े तो तब ये ध्रुव संज्ञक इनकी संज्ञा होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक श्लोक भी दिखाया गया है, उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्तम। ये श्लोक है, इसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। ये यहाँ पे तीन उत्तर से तीनों नक्षत्र आपको याद रखना है, और चौथा इसके साथ ये रोहिणी। तो इनकी जो संज्ञा है वो ध्रुव संज्ञक ये कहलाएंगे। उसके बाद अगला जो है, अगली संज्ञा जो बताई गई है वो है चर या चलन। चर से मतलब है चलायमान। तो यहाँ पे भी एक श्लोक बताया गया है। इसके नीचे अगर सोमवार के दिन अगर ये नक्षत्र आते हैं, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, तो इन्हें चर संज्ञा इनकी बताई गई है। इसके नीचे ये भी लिखा हुआ है कि इस दिन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये वैसे तो ये फलित का विषय है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ लिखा हुआ है इसके नीचे कौन सा कार्य किस नक्षत्र में नहीं किया जाता है और इसकी संज्ञा ऐसी क्यों दी गई है। इसके अगली स्लाइड में आते हैं हम। जहाँ आपको स्लाइड ना दिखाई दे तो कृपया सूचित करें, क्योंकि यहाँ मैंने दोनों फोन से टच करके रखा है ताकि मुझे पता चलता रहे कि आगे चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर आपके फ़ोन में ना हो तो हो सकता है नेट के कारण वो हो सकती है समस्या। तो अगर जब ना हो तो आप मुझे कृपया सूचित करें। तो इसके आगे जो है वो मिश्र, उसको साधारण भी कहा जाता है या मिश्र कहा जाता है, उसके विषय में भी यहाँ पे एक श्लोक लिखा गया है। और अगर बुधवार के दिन ये श्लोक आए, ये नक्षत्र आए, विशाखा, कृतिका, तो ये दो ही, यहाँ पे दो ही नक्षत्र आपको याद रखने हैं। जबकि पहले में ऊपर में उसमें 3 से 4 नक्षत्र वहाँ पे आए हैं, और जगह भी आगे भी आएंगे। तो पर यहाँ पे जो मिश्र संज्ञा जिनकी बताई गई है वो है विशाखा और कृतिका। इनको मिश्र या साधारण इनकी संज्ञा बताई गई है। इसके बाद आता है आगे क्षिप्र संज्ञक। उन्हें क्षिप्र भी कहा गया है और इन्हें लघु भी कहा गया है। अगर गुरुवार के दिन हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजीत, तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पे अभिजीत को भी याद रखना है। यहाँ पे अभिजीत की गणना भी की गई है इस वाले में। तो क्षिप्र संज्ञक जो है, इन्हें लघु संज्ञक भी कहा जाता है या क्षिप्र संज्ञक भी कहा जाता है। तो इसमें हस्त नक्षत्र, अश्विनी, पुष्य, अभिजीत, और इनकी जो संज्ञा है वो क्षिप्र संज्ञक है, यानी लघु संज्ञा इन्हें भी इनको कहा गया है। इसके विषय में भी यहाँ पे एक ये श्लोक है। ये आपको सारे जो श्लोक यहाँ पे लिए गए हैं, ये मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ से या फिर आपको जातक परिजात में ये उपलब्ध हो सकते हैं। जातक परिजात या मुहूर्त चिंतामणि, इन दोनों ग्रंथ में ये श्लोक आपको उपलब्ध होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर मृदु संज्ञक या मैत्रेय, मृदु भी कहा जाता है और मैत्र भी कहा जाता है। ये यहाँ पे एक यहाँ पे भी श्लोक दिया गया है। आप श्लोक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो श्लोक भी आप स्मरण रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नीचे श्लोक इसको तोड़ के लिखा गया है नीचे थोड़ा सा। ये शुक्रवार के दिन अगर मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ये नक्षत्र पड़े तो उनकी संज्ञा मृदु या मैत्र संज्ञा उन्हें कहा जाता है। इसके विषय में नीचे यहाँ पे लिखा है कि कौन सा कार्य इस दिन करना अच्छा रहता है और कौन सा नहीं।
इसके बाद अगली संज्ञा जो है वो है तीक्ष्ण। उसको दारुण भी कहा जाता है, तीक्ष्ण भी कहा जाता है। तो इस विषय में भी यहाँ पे श्लोक दिया गया है। तो अगर शनिवार के दिन मूला नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, आद्रा और आश्लेषा, इनकी जो संज्ञा है वो तीक्ष्ण या उन्हें दारुण, उनकी संज्ञा बताई गई है। अब हम आगे चलते हैं। महोदय यहाँ एक तक तो ये छूट गया, उग्र क्रूर। कौन सा जी? उग्र क्रूर। उग्र और क्रूर, हाँ इस महोदय। पे शायद वो बना नहीं है। वो मैं आपको बुक से उसका फोटो भेज दूंगा निकाल के। इसमें शायद बनाया नहीं है वो ठीक शायद ठीक मैंने कल उधर से। जी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है, देखिए गंडांत नक्षत्र। इनमें से कुछ नक्षत्र ऐसे भी होते हैं जिनकी संज्ञा गंडांत बताई गई है। इसमें इन नक्षत्रों में जो बालक इन नक्षत्रों का जो मूल कार्य है, इनमें गंडांत संज्ञा इसलिए है, इसमें जो जब किसी बालक या बालिका का जन्म होता है, उन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। कई बार वो माता के लिए अच्छा नहीं होता है, कई बार पिता के लिए अच्छा नहीं है, कई बार वो अपने ही लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इनकी संख्या गंडांत बताई गई है। तो इसमें आपको याद रखना है अश्विनी और रेवती। अंतिम, पहले आश्लेषा से आप चलेंगे, शुरू आश्लेषा से ही होता है। तो आश्लेषा के बाद मगा आएगा, मगे के बाद ज्येष्ठा, फिर मूला, मूला के बाद ये रेवती। ये पांचों 6 नक्षत्र हैं, इनको आपको याद रखना है। आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला, रेवती। रेवती अंतिम है। अश्विनी इसमें इस बीच में आएगा। वो जो पहले मैंने आपको स्लाइड दिखाया था उसमें इसकी इनका एक क्रम है, उस क्रम से ही इनको आपको लिखना है और याद भी उसी क्रम से रखना है। तो ये जो रेवती है ये अंतिम नक्षत्र है, आश्लेषा पहला नक्षत्र है। ये 3 जो है, मघा 4 जो बच गए, मघा, ज्येष्ठा, मूला और अश्विनी, ये बीच में आएंगे। इसके बाद अगले जो हैं ये पंचक नक्षत्र, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वहां पर ये 5 जो अंतिम के जो 5 नक्षत्र है, इनकी संज्ञा पंचक संज्ञा इनकी बताई गई है। तो इसमें पहला धनिष्ठा है, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। इस विषय में कोई प्रश्न अगर आता है तो आपको यही याद रखना है कि अंतिम के जो 5 नक्षत्र हैं वो उनकी संज्ञा पंचक। आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है कि कौन से 5 है, या अंतिम पंचक नक्षत्र कौन है, या उससे सेकंड लास्ट कौन सा है। तो ये 5 आपको याद रखने हैं, लास्ट के 5 यही पंचक इनकी ही संज्ञा पंचक संज्ञा बताई गई है। तो इसके आगे जो अभिजीत नक्षत्र की मैं कल भी बात कर रहा था, अभी भी आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी। तो उसका जो टोटल मान है, उसकी जो वैल्यू है वो है 19 घटी। उसका पूर्ण मान जो बताया गया है वो 19 घटी है। और वो होता कैसे है, तो जो उत्तराषाढ़ा के अंतिम 15 घटी और श्रवण के प्रथम के 4 घटी, वहां पे ये बनता है, तब ये 19 घटी पूरा इसका काल माना जाता है। और नक्षत्र जो एक दिन होता है, एकस्य कस्यापि नक्षत्रस्य उद्यातस्य पुनः, यहाँ पढ़ सकते हैं उदयम यावत कालः नक्षत्र दिनम उच्यते। तो ये पूरा यहाँ तक, ये यहाँ तक हो गया। यहाँ से आगे इस विषय में यहाँ पे कोई आपको प्रश्न है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा इसकी एक और मैं आपको एक और चीज फिर इसके बाद दिखाऊंगा। ये बार आपको देखना रह गया था, ये कल भी मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये जो चरण के बारे में कल बोलना, मैं थोड़ा बोला भी था पर आपको वो थोड़ा समझ आया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं जो ये कलर कलर से बना है अलग अलग इस तरह से। ये अश्वनी के नीचे जो चू चे चोला, कल किसी ने मेरे से पूछा भी था कि नाम से पूछा गया था प्रश्न। तो इनको भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। ये अक्षर कौन से नक्षत्र के नीचे कौन कौन से अक्षर आते हैं। जैसे ये अश्वनी के नीचे चू चे चोला, ये चार अक्षर आएंगे। फिर उसके बाद भरणी के नीचे ली लू ले लो और कृतिका और यहाँ तक सवा 2 नक्षत्र हो गए। और यहाँ पे एक राशि बन गई, मेष राशि। मतलब ये पूरा आ गया, अश्वनी पूरा 4 चरण आ गए, उसके भरणी के भी 4 पूरे आ गए। और कृतिका का एक ही ला, 9 चरण, 9 चरण जब मिल जाएंगे
तब जाके एक राशि बनेगी। इसी तरह से अंतिम ये पूरे अक्षर अगर हम इनकी संख्या को हम गिनती करें तो ये 108 होते हैं यहाँ तक। ची लास्ट जो अक्षर है ची, इनकी संख्या 108 है पूरी। इसी तरह से हर एक के नीचे 4-4 दिए हैं। ये अक्षर है, इनको ध्यान में यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे इसके ऊपर एक यहाँ पे श्लोक नहीं है, मैं आपको इसका श्लोक बाद में दिखाऊंगा। एक इसमें श्लोक है, श्लोक के विषय से भी आपको उसको याद रख सकते हैं। 3-4 श्लोक हैं, उस विषय से भी आप इसको, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। ये अब देखिए यहाँ पे, ये कृतिका के नीचे अ ई उ ए, रोहिणी के नीचे ओ वा बी बू, मृगशिरा के नीचे बे बो काकी, आद्रा के नीचे कु घ ण छ, पुनर्वसु के नीचे आएगा। नीचे की बात नीचे से मतलब इसको आप सामने को भी समझ सकते हैं कि इसके सामने में कौन कौन से नक्षत्र, कौन से चरण में कौन सा। ये पहला जो अक्षर है इसका मतलब पहला चरण है, ये दूसरा जो अक्षर है इसका दूसरा चरण है, ये तीसरा जो अक्षर है वो तीसरा चरण है, और चौथा जो नक्षत्र है वो चौथा चरण है। कि जब किसी बालक का जन्म या किसी बालिका का जन्म होता है, किसी भी जातक या जातिका का जन्म होता है, तो उसके समय को लेने के बाद उसका इष्ट घटी इत्यादि बनाने के बाद वो कौन से चरण में उसका जन्म हो रहा है, तो ये अक्षर ही निर्धारण करते हैं। यहाँ पे इन अक्षरों से हमें पता चलता है, ये जो चरण है नक्षत्रों के जो चरण है, कि वो जो जातक है या जातिका है उसका जन्म किस नक्षत्र में, किस चरण में हुआ और उसका क्या नाम होगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पहुंचे थे अभी पुनर्वसु के पास। के को हा ही, पुष्य के बाद हु हे हुड़ा, आश्लेषा डी डू डे डो, मघा मा मी मू में, पूर्वा फाल्गुनी। ये पू और फ लिखा है तो इसका मतलब है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है ये। मो टा टी टू, ये ऊ फा लिखा है तो यहाँ पे मतलब है उत्तरा फाल्गुनी से। तो इसके नीचे आएगा टे टो पा पी, आगे हस्त है पू श ण ठ। आगे चलेंगे तो अगला नक्षत्र 15 नंबर पे, यहाँ देखिए संख्या भी लिखी है, एक पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा नक्षत्र आएगा, तीसरे पे कौन सा है, चौथा कौन है, पांचवा कौन सा है, छठा कौन सा है, सातवां कौन सा है, आठवां कौन सा है, नवा कौन सा है। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये काले काले इसमें बना हुआ है, तो 1 नंबर, 9 नंबर, उसके बाद 10 नंबर, उसके बाद 19 नंबर, 20 नंबर और 28 नंबर। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इन्हें क्या क्या संख्या दी गई है, गंडांत संख्या। तो 1 9 10 19 और 20 28, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला, उसके बाद नवा, तो बीच के जो 7 नक्षत्र हैं उनको छोड़ के जो उसके अगला जो नक्षत्र होगा वो गंडांत है। जैसे 1 9 10 और ये 19 और 20, उसके बाद 28। तो ये आपको एक क्रम से इनको याद रखना है, और इनके नीचे जो नक्षत्र है, ये जो चरण है, इनको भी कहीं न कहीं आपने अपने स्मरण में रखना है कि कौन से किस नक्षत्र के नीचे कौन-सा अक्षर आता है। तो ये आगे चलते हैं, चित्रा के पास अब 15 नंबर पे आता है ये, पे, पो, रा, री, और 16 नंबर पे स्वाति नक्षत्र है। यहाँ पे अक्षर आता है रू, रे, रो, ता। 17 नंबर पे आता है विशाखा नक्षत्र, यहाँ पे ती, तू, ते, तो। 18 पर आता है अनुराधा नक्षत्र, यहाँ पे ना, नी, नू, ने। फिर ज्येष्ठा नक्षत्र है 19 नंबर पे, ये देखिए इसकी संज्ञा है इस नक्षत्र की, तो ये तो गंडांत में आता है ये नक्षत्र। 19-20 नंबर जो है ये दोनों गंडांत नक्षत्र है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे था 1 नंबर वाला भी गंडांत है, फिर 9 और 10 में है, ये भी दोनों भी गंडांत है। फिर उसके बाद गंडांत नक्षत्र आता है ज्येष्ठा और मूला। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नंबर के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, या नक्षत्र या चरण से ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ज्येष्ठा के नीचे आता है नो, या, ई, यू, फिर मूला है 20 नंबर पे, ये, यो, भा, भी। फिर यहाँ पे पू और फा लिखा है तो इसका मतलब पूर्वा फाल्गुनी है 21 नंबर पे, भू, ध, फ, ढ। उसके बाद 22 नंबर पे ऊ फा लिखा है तो यहाँ पे है उत्तरा फाल्गुनी।
आपको याद रखना है यहाँ पे, इसको याद रखने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, अपने अपने हिसाब से आपको इसको बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे तीन ऊ से तीन नक्षत्र बनते हैं, तो तीन ऊ से आपको याद रखने हैं कि तीन नक्षत्र कौन कौन से हैं। उत्तरा फाल्गुनी पहले आएगा, फिर उत्तराषाढ़ा, फिर उत्तर भाद्रपद। वैसे ही पू से भी तीन नक्षत्र बनते हैं। पू से पुष्य, ये पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्वाषाढ़ा है और पूर्व भाद्रपद है। तो अगर किसी को स्मरण नहीं हो पाता है तो वो इस तरह से एक ट्रिक लगा के, अपना कोई लॉजिक लगा के इसको याद रखने की कोशिश कर सकता है। या जैसे मैंने कल बताया था, 9 9 करके आप इनको लिख लीजिए, 1 से 9 उनको याद कर लीजिए, फिर उसके अगले 9, फिर उसके अगले 9। तो अभिजीत को अलग से आप स्मरण में रख सकते हैं कि अभिजीत एक अलग से वो है, वो कहाँ जैसे बनता है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो हम यहाँ पहुंचे थे अभी उत्तरा फाल्गुन उत्तराषाढ़ा में। यहाँ पे जू जे जो ख, फिर श्रवण नक्षत्र आता है। तो यहाँ देखिए आपको याद रखना है 22 और 23 नंबर के बीच में अभिजीत जो नक्षत्र है वो 22 और 23 नंबर की जो नक्षत्र है, टोटल घटी जो उसका मान है वो 19 घटी आपको याद रखना है। वहां से प्रश्न पूछा जाता है। अभी तक मैंने वो देखा नहीं है उस तरह का प्रश्न, पर हो सकता है पूछा जाए वो, क्योंकि टेट परीक्षा में तो वो पूछा जाता है, परंतु मैंने नेट की परीक्षा में उसे नहीं देखा है अभी तक। यहाँ पे ये हो गया उत्तराषाढ़ा, उसका श्रवण नक्षत्र है, खी खू खे खो। उसके बाद धनिष्ठा है, गा गी गू गे। उसके बाद यहाँ से देखिए ये जो 24 25 26 27 यहाँ तक, और ये 28, मतलब अगर अभिजीत को हम निकाल देंगे, अगर हम यहाँ से इसको हम, अगर अभिजीत नक्षत्र यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे ये आएगा 23 नंबर पे। आपको इन नक्षत्रों के नाम याद रखने हैं बस। गंडांत जो पंचक नक्षत्र कौन से हैं, तो ये 5 जो अंतिम के जो 5 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। तो ये 5 आपको याद रखने हैं, ये पांचों गंडांत नक्षत्र है। तो धनिष्ठा के नीचे आता है जी गा गी गू गे, शतभिषा गो सा सी सू, और पूर्व भाद्रपद पे से सो द धी, और उत्तर भाद्रपद पे दू थ झ ण। रेवती जो अंतिम जो नक्षत्र है यहाँ पे दे दो चा ची। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद भी यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे हमको आगे के विषय पे वो हमें काम आएगा। वो जो यहाँ पे समझने वाली बात है वो आज समझेंगे कि एक राशि कैसे यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे जो 27 नक्षत्र के जो चरण है 108 हैं, उसके बाद इन 108 चरणों से कैसे 12 राशियां बन रही है। तो वो सवा दो नक्षत्र जब आपस में मिलते हैं तब एक राशि बनती है। तो यहाँ पे जैसे राशियों के नाम आप देख पा रहे होंगे, मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो यहाँ से ही हमको समझना है, इन नक्षत्रों को अगर हमें समझ में आ गए तो हमें ये राशियां भी समझ में आएंगी। इनका स्वरूप वो अलग बात है, वो स्वरूप को हमें अलग से समझना पड़ेगा। पर स्वरूप भी इन तारों का ही समूह, उन तारों के समूह को ही अ, राशि का स्वरूप कहा गया है। तो हमें पहले उसके मूल को समझना पड़ेगा कि नक्षत्र जो बताया गया है उसमें कौन कौन से कैसे वो है और कैसे उसमें राशि उसको बनाया गया बाद में। तो यहाँ देखिए यहाँ से शुरू होता है, इसके 4 चरण, अश्विनी नक्षत्र के, भरणी के 4, और ये एक कृत्तिका का एक चरण लिया। तो तब जाके ये 9 चरण बने। सवा दो नक्षत्र ऐसे होंगे, सब जगह सभी जगह यही तरीका होगा। सवा दो नक्षत्र इसी तरह से जुड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। जब 9 चरण आपस में मिल जाएंगे तब सवा दो नक्षत्र हो जाएंगे, तो फिर एक राशि का निर्माण होगा। तो यहाँ पे यहाँ जो कृत्तिका का जो प्रथम चरण है, यहाँ तक मेष राशि ही, यहाँ तक जिन जो भी अक्षर यहाँ पे आए हैं, यहाँ तक किसी जो भी जिन जिन जातक या जातिका का जिसका भी इन अक्षरों से नाम आता है तो उनकी राशि मेष कहलाएगी। इसके आगे चलते हैं।
तो कृतिका से ही शुरू करेंगे। यहाँ पे 3 बच गए हैं अभी। तो ई उ ए ओ बा बी बू बे बो, हमें कृतिका से चलना है दूसरे चरण से। तो हम कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4, तो मृगशिरा के 2 चरण आएंगे। तो यहाँ तक बनती है वृष राशि। मैं समझ रहा हूँ कि आप इसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग कलर से बनाया गया, रंग से बनाया गया है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये कहाँ तक मेष राशि है, कहाँ तक वृष राशि है, कहाँ तक मिथुन राशि है। यहाँ तक ये जो यहाँ का से हमने मृगशिरा से शुरू किया, और ये पुनर्वसु तक आए। मृगशिरा के 2, आद्रा के 4 पूरे चरण, और पुनर्वसु के 3 चरण लेके हमने यहाँ पे सवा 2 नक्षत्र पूरे होते हैं, तो मिथुन राशि बन गई। फिर पुनर्वसु का 1 चरण बच गया अंतिम का, और पुष्य के पूरे 4 आ गए, और यहाँ पे आश्लेषा के भी पूरे 4 आ गए। तो यहाँ पे कर्क राशि बन गई। इसके बाद फिर मघा पे आते हैं। मघा के 4 चरण हो गए, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण हो गए, और उत्तराषाढ़ा नहीं, क्षम्यतां, पूर्वा फाल्गुनी, यहाँ पे पूर्वा फाल्गुनी होना था, मैंने षाढ़ा कहा, वो आगे आएगा। पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है इसके भी 4 होंगे, और उत्तरा फाल्गुनी के 1 नक्षत्र, पहला जो चरण है वो। तो यहाँ तक सिंह राशि बनेगी। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी के 3, और हस्त के 4, और चित्रा के 2 चरण, पहला और दूसरा। यहाँ तक कन्या राशि बनेगी। इसके बाद आगे चित्रा के तीसरा और चौथा चरण, रेवती के चारों, पहला दूसरा तीसरा चौथा, विशाखा के 3 चरण, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ तक तुला राशि बनती है। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र, यहाँ से चलेंगे विशाखा से ही, इसका अंतिम चौथा जो चरण है वो। उसके बाद विशाखा के चित्रा के 2, ये तुला यहाँ तक हो गया। यहाँ से विशाखा से चलेंगे, यहाँ पे इसका चौथा चरण, अनुराधा के 4 चरण, और ज्येष्ठा के भी 4। तो यहाँ तक ये इसके ज्येष्ठा के अंतिम जो यू अक्षर है, और विशाखा का जो तो है, इनके बीच में जितने भी ये अक्षर आते हैं, इनसे वृश्चिक राशि बनेगी। यहाँ सवा 2 नक्षत्र हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं, तो मूला से शुरू करेंगे। मूला के चारों चरण, 1 2 3 4, फिर पूर्वाषाढ़ा, फिर ये भी चारों आएंगे, 1 2 3 4, फिर उत्तराषाढ़ा, इसका पहला चरण। तो यहाँ तक बनेगी धनु राशि। और इसके आगे चलते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू होता है जे जो ख, और ये श्रवण के चारों, खी खू खे खो, और गा गी। तो यहाँ तक ये मकर राशि है। ये सफेद कलर से जो आप देख पा रहे हैं, रंग से जो बना हुआ है यहाँ पे कॉलम, तो ये यहाँ पे मकर राशि बन गई। तो इसके आगे पीला जो रंग से जो बना हुआ है, बॉक्स बना है यहाँ पे, शत धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के चारों चरण, और 1 2 3 4, चारों से मतलब है पहला दूसरा तीसरा चौथा, और पूर्व भाद्रपद के शुरू के 3 चरण, पहला दूसरा तीसरा। तो इससे कुंभ राशि बनती है। और अंतिम में जो बचाता है, पूर्व भाद्रपद से लेकर उत्तर भाद्रपद के चारों चारों चरण, रेवती के चारों चरण, ये जो नक्षत्र है, तो यहाँ पर ये पूरा ये लास्ट में ये मीन राशि बन जाती है। तो यहाँ पे किसी को कुछ अगर कुछ पूछना है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि, तो मैं इसको आगे चलूंगा यहाँ से अभी। नहीं सर, डॉट नहीं है। जी, अभी जो हम कल पढ़े, कल यहाँ पे एक विषय, नक्षत्र का एक विषय जो मैंने आपको कहा था, संज्ञाओं वाला, इनकी संज्ञाएं, जैसे इनकी इनकी संज्ञा, इनको इन नक्षत्रों को कुछ संज्ञाएं दी गई है, उसी तरह से इन नक्षत्रों के वो अलग से कुछ संज्ञा है। वो थोड़ा विषय लंबा हो जाएगा, अभी वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो अभी हम उस पे नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको कल और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं उस पे, और इसी वाले विषय को भी थोड़ा सा रिपीट करेंगे 5 मिनट के लिए। बाकी हम अगला विषय कल कल का जो विषय रहेगा वो राशि पर हम जाएंगे थोड़ा सा।
तो 12 राशियां हैं, जैसे आपको अगर आपने सुना है तो वो भी बहुत अच्छा है, अगर नहीं सुना है तो आप अभी सुन सकते हैं। अभी मैं थोड़ा आपको इसको कल के विषय में आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा। तो राशि के विषय में क्या क्या होगा, जैसे 12 राशियां, राशियों के नाम, उनके अधिपति और ग्रह, उनके उच्च, क्योंकि राशियों से ही उनके स्वामी आएंगे, तो वो ग्रह, उनके उच्च नीच, और काल पुरुष में कौन सी राशि कौन से अंग में रहती है, तो ये रहेगा। तो वो राशियों के नाम है, मेष पहली राशि है, वृष दूसरी है, मिथुन तीसरी है, कर्क चौथी है, सिंह राशि पांचवी है, कन्या छठी राशि है, तुला सातवीं है, वृश्चिक आठवीं राशि है, धनु 9 नंबर पे आती है, मकर 10 नंबर पे, कुंभ 11 नंबर पे, और मीन 12 नंबर पे। इसी तरह से 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये जो 9 ग्रह हैं, इन्हीं यही इन इन 12 राशियों के स्वामी हैं। और इनके भी ये जो स्वामी बताए गए हैं, और इन ग्रहों में इनका वास, कौन से ग्रह में किसका वास रहता है, वो भी मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था। पर वो उस विषय से मुझे लगता नहीं कि उससे कोई प्रश्न आपको पूछा जाएगा। महोदय, पूछा जाता है कि मतलब जी किनके कौन शत्रु हैं। मतलब जैसे राशि का नाम नहीं रहता है, लेकिन ये सूर्य, जी। चंद्र और मंगल जो है, तो हम्म। जैसे कि चंद्र के शत्रु और मित्र कौन है। जैसे नहीं बुध नहीं, है। जी वो मैं आपकी बात समझ गया कि ग्रहों के शत्रु और मित्र कौन से हैं, वो मैं कौन बात से समझ हैं। गया। मैं कह रहा था कि कौन से ग्रह में कौन सा नक्षत्र आता है, मैं ये बात आपको ये कहना चाह रहा था। कल मैंने वो बताया था थोड़ा सा आपको, पर वो कल दिखा नहीं पाया था, तो इसलिए वो समझ नहीं आया होगा आपको। जैसे मैंने कल अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये अगला मैं स्लाइड दिखाता हूँ एक बार आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नक्षत्र लिखा है, इसका स्वामी लिखा है। तो ये जो नक्षत्र है, जैसे 1 नंबर का जो अश्विनी नक्षत्र है, ये इसका स्वामी है। ये तो ये किस ग्रह के उसमें आता है, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। वो आपने जो कहा वो भी सही है, वो पर वो विषय अलग है थोड़ा सा। मैं यहाँ कह रहा था कि कौन सा नक्षत्र किस ग्रह के उसमें आता है, कौन किसके अधिपति में आता है। ये इसके अधिपति तो ये है, पर ये ग्रहों के उसमें भी इनको बांटा गया है कि किस ग्रह के आगे कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। क्योंकि जब हम फल की बारी आती है, जब हम इससे फल निकालते हैं, तो उसको भाव को देखना पड़ता है, उसमें राशि को भी देखना पड़ता है, उसमें वो कौन से नक्षत्र किस ग्रह के नक्षत्र में वो राशि है या वो ग्रह है। तो उसी हिसाब से फिर जाके तब सूक्ष्मता से देखकर वो कौन सी अवस्था है उस ग्रह की, तो वो कौन सी उच्च राशि में है, नीच में है, या मित्र के साथ बैठा है, या शत्रु ग्रह के साथ है। तो वो सब चीजें देख के ही उसको फल करना चाहिए, तब वो कहीं जाके बैठता है। नहीं तो कहीं ना कहीं होता है उस फल में शुद्धता नहीं अ, देखी गई है, वो आधी बात रह जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वो मैं आपको बता रहा था जो पहले टेबल में, यहाँ पे समझ सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे 4, इसके 4, यहाँ पे 1 नक्षत्र, इसका 1 चरण आया, तो ये मेष राशि बन गई। इसके अंतिम 3, इसके चारों चरण आ गए, और इसके 2 चरण शुरू के 2, तो यहाँ पे वृष राशि बन गई। और यहाँ पे फिर से मृगशिरा आ गया। देखिए यहाँ पे कुछ नक्षत्र हो सकते हैं जो 2-2 बार भी आए, तो वो 2 बार वो उन 2-2 के जो 2-2 लिखा है 2 बार, तो उससे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे इस 2 का मतलब है ये प्रथम 2 चरण है, इस 2 का मतलब है ये अंतिम के 2 चरण है। तो वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब ऊपर 2 चले गए तो अगले जो बच गए हैं वो कौन से हैं। तो ये मृगशिरा, ये अंतिम के 2, तीसरा और चौथा चरण हो गया। ये 4 जब समझ यहाँ पे लिखा है तो समझिए कि चारों चरण है। तो यहाँ 3 लिखा है, तो इसका मतलब है कि पहले के 3 चरण, तो एक जो बच गया है
वो आपको काउंट खाली 9 करने हैं। 9 चरण हो गए तो एक राशि वहां पे बन जाएगी, 2.25 नक्षत्र काउंट हो जाएंगे। तो इस एक का मतलब है अंतिम का एक चरण है, पुष्य के चारों हैं, आश्लेषा का भी 4 है, तो यहाँ कर्क राशि बन गई। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन वहां पे होगी जहाँ पे 3 या 2 का 2 चरण हमको लेने हैं, वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। जहाँ पे 4 4 और 1 है, यहाँ पे कंफ्यूजन जैसा मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ होगा। तो इसके भी 4 चरण हैं, इनके भी 4 हैं। फिर उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण है, तो यहाँ पे सिंह राशि बन गई। यहाँ पे अंतिम के 3, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हस्त के चारों, और ये चित्रा के 2 शुरू के 2 चरण, तो यहाँ कन्या राशि बन गई। यहाँ पे चित्रा के अंतिम 2 चरण है, तीसरा, चौथा, स्वाति के चारों चरण है। फिर विशाखा के प्रथम के 3 चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ तक तुला राशि बनती है। फिर एक बच गया, वो चौथा चरण वो आगे चला जाएगा। तो उसके बाद अनुराधा के चारों चरण होंगे और ज्येष्ठा के भी चारों, तो यहाँ पे वृश्चिक राशि बनेगी। इसके बाद मूला है, इसके चारों चरण होंगे, पूर्वाषाढ़ा इसके चारों, और उत्तराषाढ़ा, तो यहाँ पर इसका पहला चरण होगा, यहाँ तक धनु राशि बनेगी, यहाँ तक 2.25 नक्षत्र हो गए। उसके बाद उत्तराषाढ़ा के अंतिम 3, दूसरा, तीसरा, चौथा, श्रवण के चारों, और धनिष्ठा के प्रथम 2 चरण, तो यहाँ पे मकर राशि बनती है। इसके बाद धनिष्ठा के अंतिम 2 चरण, तीसरा, चौथा, इसका शतभिषा के चारों चरण। उसके बाद पूर्व भाद्रपद के प्रथम के 3 चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर कुंभ राशि बनती है। फिर वापिस पूर्वा भाद्रपद पर आएंगे। यहाँ पर क्या है, इसका अंतिम जो चरण है, चौथा चरण, तो इसके बाद उत्तर भाद्रपद के चारों चरण और रेवती के चारों चरण, तो इन यहाँ पे जब ये मिल जाएंगे तो यहाँ पे मीन राशि बन जाएगी। यहाँ पे कोई, यहाँ ये आपको समझ में आ गई ये कैसे बना हाँ आगे को? हाँ महोदय, आ गया। अब ये जो एक बचा था 360 डिग्री वाला बताए थे, जी, तो वो इन रह गया। सभी का जो ये कैलकुलेशन है, पूरा जो कैलकुलेशन है, वो यहाँ पे चित्र नहीं है, पर वो एक सर्कल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मतलब एक जो ये पीछे बैकग्राउंड में एक सर्कल दिख रहा है आपको, पीछे जी एक महोदय, सर्कल बना जी है। जी। जी, इसी तरह का सर्कल, वो उस पूरी की वैल्यू जो बताई गई है उस सर्कल की, जो आकाश गंगा में जो भा चक्र में कल शब्द लिया था, उस भा चक्र को इसी तरह से समझेंगे कि एक पूरा चक्र है, वो उस पूरे चक्र की वैल्यू जो उसका जो मान बताया गया वो 360 डिग्री है। उन 360 डिग्री को ही उनको 27 नक्षत्रों में पहले काटा काटा गया। उसके बाद उनको 2.25 करके, उन 360 डिग्री को ही 2.25 करके 27 नक्षत्रों में उनको 2.25 करके वो बांट दिया। तो वहां पर 12 राशियां आ गई। उसके बाद पहले उसको 27 में 13 अंश 20 कला 20 कला करके एक चरण 13 अंश 20 कला करके उसको काट दिया। तो वो 27 हो गए, उसके 108 चरण बन गए उनके अंदर। ठीक है जी, कल मैं हो सके तो आपको वो चित्र दिखाऊंगा। तो उन्हीं को जब आगे चल के उन 27 नक्षत्रों से ये 12 राशियां बनी, उसके अंदर में ये ग्रह आ जाएंगे, राशियों से उनके स्वामी बनेंगे। फिर वहां पे 12 मास आएंगे, फिर उसके अंदर में 6 ऋतुएं आएंगी। फिर वहां उन जब ये 12 राशियां हम देखेंगे तो वहां पे दक्षिणायन कैसे होता है, उत्तरायण कैसे होता है, और उसके बाद ये सब हम कल देखेंगे। इस पर कुछ आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से अभी। नहीं महोदय, ये क्लियर है। सर, कल आपने बताया था कि चंद्रमा 30 अंश का राशि है, तो सर इसका कैसे होगा ये? कैसा जी? ये समझ में नहीं आया था मेरे को। चंद्रमा 30 अंश का राशि है, मतलब 30 अंश में 13 कौन अंश कौन 20 से कला राशि? कहा। नहीं, 13 अंश 20 कला कहा था मैंने, क्योंकि वो सबसे उसके गति सबसे ज्यादा है ग्रहों में।
चंद्रमा की जो गति है वो सभी 9 ग्रहों के मुकाबले में, जो 9 ग्रह ये बताए गए हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इसमें सबसे जो ज्यादा गति है वो चंद्रमा की है। वो 13 अंश 20 कला, वो इतनी जल्दी से वो मतलब सभी वो जल्दी जल्दी आगे चलता है, इतनी जल्दी उसकी एक स्पीड बताई गई है, वो आप स्पीड उसको समझ सकते हैं। 13 अंश जो 20 कला जो बोला था, वो उसको आप 4 से जब डिवाइड करोगे उसको, तो वो उसकी एक अंश में वो कितनी देर में क्रॉस करता है वो आपको उससे मिल जाएगा। आपको ठीक ये है समझ सर। में आ गया जो आप प्रश्न पूछ रहे थे? जी। जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? जैसे आपने कल कहा था ना कि एक प्रश्न वहां